हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRF स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यांत्रिकी के जितने भी प्रीवियस टर्म क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम याद करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वीडियो प्रीवियस वीडियो से थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इस वीडियो में 80 प्लस क्वेश्चन लिया हुआ हूँ और इसमें कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं और कुछ क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही अच्छे हैं। और मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि वो अब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं और जो यांत्रिकी पॉइंट होता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं करीब 80 प्लस क्वेश्चन लिया हूँ जो कि मेरे हिसाब से इतने बहुत सही हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। यानी कि न्यूटन का कौन सा नियम के अनुसार ऐसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, जो न्यूटन की गति के 3 नियम थे उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जो पहला नियम है, पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है और जो दूसरा नियम होता है इसमें बल का फार्मूला मिलता है और जो तीसरा नियम होता है इससे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मिलता है। तो चलिए हम यहाँ न्यूटन गति का पहले नियम को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गत्यावस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये हुआ पहला नियम। अब देखिए, जो दूसरा नियम होता है न्यूटन का गति के दूसरा नियम, तो इसमें फार्मूला मिलता है F बराबर ma। जो बल का फार्मूला मिलता है F बराबर ma। जो F हो गया है तो फोर्स यानी बल हो गया, और जो देखिए m हो गया द्रव्यमान हो गया और a है त्वरण हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो 80 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बहुत ही फास्ट क्वेश्चन कराऊंगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि थोड़ा वीडियो स्लो होनी चाहिए या फिर जैसा भी हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो तृतीय नियम पर, अगर आदमी कोई जल में तैरेगा तो वहां पर क्रिया प्रतिक्रिया बल का बल लगता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य नहीं करता। यहाँ पर थोड़ा मिस टाइप है, नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है और यह न्यूटन का जो गति का नियम है उसका पहला नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? तो देखिए, जो बल की परिभाषा आती है वह न्यूटन के पहले नियम से आती है, जो कि पहला नियम यह है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गत्यावस्था में है वह उसी अवस्था में बनी रहेगी, वह तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी पिंड पर गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले ही आंसर थोड़ा सा शो हो गया है, तो कोई बात नहीं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? देखिए, जो न्यूटन का पहला नियम होता है वह जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर अर्पित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं या झुक जाते हैं, या किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, जो रॉकेट का कार्यप्रणाली होता है यह क्रिया प्रतिक्रिया के पर आधारित होती है और जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है यह न्यूटन के तीसरे नियम में मिलता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराम या विश्राम जड़त्व कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों औने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बल गुणनफल यानी जो बल होता है या किन का गुणनफल होता है, यानी जो बल होता है ये ma का गुणनफल होता है, यानी कि m से हुआ द्रव्यमान और a से हुआ त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। देखिए, जो उसका भार घटता है वह 1/6 गुना भार घट जाता है, पृथ्वी के भार से 1/6 गुना भार घट जाता है। देखिए, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम पूछा गया है। देखिए, अगर पूछता है अगर किसी व्यक्ति का वेट 60 kg या 36 किलो का है
तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो यह क्वेश्चन अगर 60 किलो दिया है तो सीधे 6 गुना कम करेंगे तो 10 केजी का हो जाएगा, और वो 36 केजी का पृथ्वी पर है तो 1/6 करेंगे तो 6 केजी का हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका भार 1/6 कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, अगर वही हम केंद्र की तरफ जाएंगे तो जी का मान घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, शरीर का वजन। तो यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं अब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है और केंद्र पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा। तो देखिए, यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य तब होता है जब कोई वस्तु विस्थापित होती है। तो यहाँ पर बस 1 मीटर ऊंचाई पर कोई पकड़ा हुआ है, तो यानी वस्तु विस्थापित नहीं हुई है, तो यहाँ पर सीधे होगा कि कोई कार्य नहीं होगा, यानी कि 0 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। देखिए, सीधी बात है, अगर कोई भी कार्य करने के लिए किसी चीज को विस्थापित करना होता है, यानी कुछ दूर उसको हटाना होता है, तो वहां पर कार्य होगा। तो यहाँ पर सीधे बोला है कि दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो सीधी बात है, विस्थापित नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इससे गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कार्य का मात्रक है। देखिए, जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से करीब 10 क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए, जो प्रकाश वर्ष होता है यह दूरी का मात्रक होता है। फ्रेंड्स, ये इजी क्वेश्चन है बट बहुत कंफ्यूज करता है। यहाँ पर वर्ष लगा हुआ है तो लोग यहाँ पर समय का मात्रक समझ लेते हैं, तो यह समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? देखिए, जो समय का मात्रक क्या नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है, यहाँ मैक्सिमम मेरे फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं, आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे। देखिए, समय का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर समय का मात्रक सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष नहीं है। देखिए, जो प्रकाश वर्ष होता है यह दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पार्सेक इकाई है। देखिए, जो पार्सेक होता है यह दूरी का मात्रक होता है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है, और दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है। एक फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलमित नहीं है? तो देखिए, जो डेसिबल होता है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, ये भी ठीक है। देखिए, जो अश्व शक्ति होता है यानी हार्स पावर, तो ये भी शक्ति का मात्रक होता है, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट है सी, समुद्री मील। देखिए, जो समुद्री मील होता है यह नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, भी ठीक है। और देखिए, जो सेल्सियस होता है यह सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होता है, जो उष्मा की इकाई होता है वह केल्विन होता है। केल्विन को के से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए, जो ल्यूमेन होता है यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्यूरी किसकी इकाई है? देखिए, जो क्यूरी होता है यह रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पास्कल इकाई है। देखिए, जो पास्कल होता है वह दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कैंडेला मात्रक है। देखिए, जो कैंडेला होता है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जूल निम्नलिखित में से इकाई है। देखिए, जूल होता है यह ऊर्जा का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? देखिए, जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है यानी एसआई, यह 1971 में लागू की गई थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हर्ट्ज
क्या मापने की यूनिट है? देखिए जो हर्ट्ज होता है इससे तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। हर्ट्ज से तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत मात्रा की इकाई है। देखिए जो विद्युत मात्रा की इकाई यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? देखिए जो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। डायोप्टर को कैपिटल डी से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जो देखिए डेसिबल होता है या वातावरण की ध्वनि को मापने में लाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स देखिए अगर आप यहाँ तक वीडियो वॉच किए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि 80 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और यह वीडियो आपके लिए, वैसे भी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कोई वो नहीं है, मैं तो हमेशा सिलेक्टेड पॉइंट्स पढ़ाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एम्पियर मापने की इकाई है। देखिए जो एम्पियर होता है इससे करंट मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। देखिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है यह इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और देखिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है इसका एक फॉर्मूला होता है प्रतिबल बाई विकृति, प्रतिबल बाई विकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमी सूत्र नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कार्य और ऊर्जा का भी जो बीमा होता है दोनों समान होता है, और जो आवेग और संवेग होते हैं इनका भी जो बीमा होता है वो भी समान होता है, और जो भार और बल होते हैं इनका भी बीमी सूत्र समान होता है। लेकिन देखिए जो बल होता है, बल और दाब का जो बीमा सूत्र होता है यह दोनों अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। देखिए जो एक खगोलीय इकाई होता है यह ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? देखिए जो अविमीय यानी जो विकृति होता है इसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो सदिश राशि या ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जो द्रव्यमान होता है इसका इसका यह सदिश राशि नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ कि अदिश और सदिश राशि को कैसे पहचानेंगे, और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए आपको समझना होगा अदिश, बस आपको कुछ नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं। अदिश और सदिश के कितने वर्ड होते हैं कितना क्या, कुछ भी नहीं। बस आपको इतना याद रखना है कि जो सदिश राशि होंगी उनमें व आएगा, जो व होता है व वर्ड ई आएगा, व या ब। देखिए व या ब ये ऐसा आएगा। देखिए संवेग में भी व आया यानी सदिश राशि, वेग में भी व आया सदिश राशि, कोणीय वेग में भी व आया सदिश राशि। लेकिन देखिए द्रव्यमान में व आया है लेकिन आधा आया है, इसलिए अदिश राशि है। और इसमें देखिए विद्युत धारा और दाब दो ही एक अपवाद हैं जो कि यह अदिश में आते हैं, विद्युत धारा और दाब। तो अगर यहाँ पर समझे नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आप अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43, अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, क्योंकि देखिए इसमें वह कहीं आया ही नहीं है इसलिए अदिश राशि है। बल आगुण ये भी तो सदिश राशि है, और संवेग भी सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो देखिए कौन सदिश राशि है, यहाँ पर जो संवेग होगा संवेग आपका सदिश राशि है। मैंने अभी बताया था कि विद्युत धारा और दाब दो ही ऐसे अपवाद हैं जो कि इस नियम पर लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आयतन, मैंने कहा ना कि व या ब आएगा, देखिए आयतन में व या ब आया नहीं है इसलिए यह सदिश राशि नहीं है। और हमारी जो सदिश राशि विस्थापन हुआ, वेग हुआ, बल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो ये वेग होता है वेग सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की वजह से शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा है, व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न परिभाषित नहीं है। तो इसका राइट आंसर द्रव्यमान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना थोड़ा सा यहाँ पर इसका आइकन लगा हुआ है लेकिन रिकॉर्डिंग में आता नहीं है। तो शायद यहाँ व्युत्पन्न लिखा है कि व्युत्क्रम लिखा है, मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है
तो जो गति के 4 नियम है, 4 फार्मूला, सॉरी 3 नियम है, लेकिन यहाँ से 4 फार्मूला बनते हैं। तो यहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना होता है। तो यहाँ पर त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, त्वरण को ए से इंडिकेट करते हैं, तो ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अप्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आवर्तकाल होगा वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52। घूर्णन करती एक गोल में पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उसका कोणीय वेग होगा वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। देखिए जो गतिज ऊर्जा होती है यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। इस पर हम इसके जो 2 गुना इसको रखेंगे तो ये 4 गुना आपका राइट आंसर मिल जाएगा। यह क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार अपरिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह कथन है। देखिए मैंने यह पहला जो क्वेश्चन था उसमें ही बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का जो प्रथम नियम होता है इसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बर्फ के जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है जिससे पाइप फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59। पानी से भरी गांठ लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि, तो इसका भी सेम वही होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका सेम वही, ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है जिससे कि वह स्थान ज्यादा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो आयतन होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 62। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए गति का पहला नियम लागू होता है, और गति का पहला नियम जो होता है इसमें ये होता है कि, इसमें जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, अगर कोई जैसे कोई बस में कोई व्यक्ति खड़ा है, अचानक ब्रेक लगने से, अचानक उसको चलाने से वो आदमी आगे की तरफ झुक जाता है या गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन होता है क्योंकि, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ चलना कठिन होता है क्योंकि, इसका भी सेम आंसर वही होगा, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। लड़की के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? देखिए जो जहाज का स्तर होता है वो अब थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, जो पहले से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67।
लोहे की कील पारे पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जितना पानी विस्थापित होगा मतलब पानी विस्थापित पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? स्टील गोली पारे में तैरती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह पारे की सतह पर तैरने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो इसका जो घनत्व होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, इस वजह से तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 75। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। समुद्र में प्लवन करने पर आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? देखिए, आइसबर्ग मतलब जो बर्फ होता है, अगर कोई समुद्र है, ये समुद्र में कोई बर्फ अगर तैर रहा होता है तो जो बर्फ जो तैरता है इसका कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह 1/10 भाग समुद्र के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, इस यहाँ पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। चौराहों पर पानी के फुब्बारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छड़ें जो छतें होती हैं उड़ जाती हैं क्योंकि? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छड़ ऊपर ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 83 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और जहाँ तक उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में मतलब क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी मैंने कराया है और कोई मतलब नहीं निकलता फ्रेंड्स। मैं अगर जल्दी नहीं कराता और ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनती तो 1 घंटे में 83 क्वेश्चन कराना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा। तो कम से कम ये 25 मिनट की वीडियो होगी, 25 मिनट में 80 क्वेश्चन कराना सही है क्योंकि बस प्रैक्टिस अब तो हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चंस को उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।